recording. ओके सो स्टूडेंट्स, कल के एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो? कल के टेस्ट के लिए क्या लगता है, कॉन्फिडेंट हो कुछ सॉल्व हो जाएगा और नॉट? I need response from your side, yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो चलो मैं आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स में आप कॉन्फिडेंट हो, कौन से नहीं. आपका सिलेबस पता है सबको? कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? आई थिंक फर्स्ट यूनिट आ रहा है जिसमें मेजर टेस्ट में द लिविंग वर्ल्ड, और उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड यूनिट जो है चैप्टर वो आएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है सेल का, एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. इतने चैप्टर्स आ रहे हैं राइट? कोई चैप्टर जो मिस हुआ या फिर इतने ही आ रहे? सही है सारे टॉपिक? यही टॉपिक आ रहे हैं ना अब इन मेजर टेस्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इनमें से हमारा अगर जो टॉपिक नहीं हुआ है इट इज दिस वन. ये टॉपिक हमारा बिल्कुल नहीं हुआ है, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया आप लोगों का सेल, और ना ही हमने इसके बारे में कुछ भी पढ़ा है. हमने पढ़ा है फर्स्ट 4 चैप्टर्स, काफी अच्छी तरीके से हो चुके. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वैसे फिनिश हो चुका है, बट इसका अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग नहीं हुआ है. सो डोंट वरी, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग को लेकर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मींस वेटेज वाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आपका मेन पार्ट ये है कि कॉकरोच रिलेटेड सारी चीजें हो गई हैं, एंड इनका सुपरफिशियल यानी एनिमल किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ आता है यू विल बी एबल टू आंसर. हाँ, डिटेल अगर इनका एनाटॉमी एस्पेक्ट में कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस आए सो दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर आपको आपके लेवल पे भी नहीं आता है तो फिर कुछ वो क्वेश्चंस आई विल सजेस्ट कि आप छोड़ देना. नेगेटिव स्कोर करने से अच्छा है कि वो प्रॉपरली छोड़ दो. दूसरा चीज, सेल वाला जो चैप्टर है, बेसिक इंफॉर्मेशन किस किस को पता है? रेज योर हैंड. मींस द बेसिक्स ऑफ सेल लाइक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, ऐसे टाइप के टॉपिक्स किस किस को पता है? यू हैव टू रेज योर हैंड ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. नो वन? किसी को भी बेसिक्स नहीं पता अबाउट सेल? ओके, आई नीड रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स अगेन वंस अगेन. अगर आप जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही टाइम वेस्ट हमारा कम होगा. और आज का सेशन मैं ज्यादा लंबा नहीं ले रही हूँ बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा रिवाइज करना होगा या पढ़ना होगा. सो हार्डली 1 आवर हम सेशन लेंगे एंड वी विल फिनिश द सेशन. बट क्विक कुछ टॉपिक्स हमें रिवाइज करने होंगे, तो वो उसके लिए मैं आपको जो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस हैं वही आपके सामने रखूंगी एंड वी हैव टू रिवाइज वन बाय वन. बट बिफोर दैट यू हैव टू टेल मी कि आप किस टॉपिक को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो और आपको उसके लेवल पे कितनी इंफॉर्मेशन आती है. मैं क्यों पूछ रही हूँ उसके पीछे रीजन है. ओके, सो टेल मी अबाउट सेल यूनिट. आपको कितना कॉन्फिडेंस है या आपके लेवल पे या प्री नॉलेज कितनी है आपको सेल से रिलेटेड? ओके, सो ओनली समीक्षा हैज सेड. सिर्फ समीक्षा ने रिप्लाई किया है अबाउट ओके यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट. ओके, नो प्रॉब्लम. रीजन क्या है? सबको मुनैरा का अगर चैप्टर टॉपिक याद है, मैंने आपको डिटेल बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई.
वही चीज इसमें भी हम पढ़ते, जब अगर हम सेल का यूनिट पढ़ते तो वही एग्जैक्ट पार्ट हम यहाँ भी पढ़ते। ओके, अगर नहीं याद आ रहा है वापस से उस रिकॉर्डिंग पे जाना, और जो बच्चे नए ऐड थे आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग्स भेजे हुए हैं, आप वो फिर से देखो रिकॉर्डिंग, जिनके पास नहीं है प्लीज आस्क विथ योर फ्रेंड्स। तो क्या होगा, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नॉलेज आ जाएगा अबाउट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी एनिमल एंड प्लांट जितना भी आपका प्री नॉलेज है दैट्स ओके, उस नॉलेज पे अगर आप कुछ आंसर्स को लेके कॉन्फिडेंट हो देन सॉल्व इट, इफ नॉट प्लीज लीव इट। सेल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस जितने भी आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आप उन्हें छोड़ सकते हो, बट आई वांट एवरीवन टू प्रिपेयर दीज रेस्ट अदर टॉपिक्स, दीज 5 टॉपिक्स वेरी थरली। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको काफी टाइम देकर ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं विद ईच एंड एवरी पॉइंट्स, और हर सेशन के एंड में क्विज सेशन, डाउट सेशन, ये सारे सेशंस रखे गए सो दैट आप प्रॉपरली अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओ विद द चैप्टर और उसका कॉन्सेप्ट। ओके, सो मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कुछ रेपिटेटिव है, आपके मॉड्यूल से हैं, देन कुछ रेफरेंस बुक से हैं, आपने ऑलरेडी कुछ सॉल्व करके रखे हुए हैं। सो वन बाय वन लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। मैं सेल के क्वेश्चंस हटा दूंगी, उसमें से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस मैंने पीएनएमटी 1 बैच से भी पूछे थे, क्योंकि उनका सेल स्ट्रक्चर हुआ है तो वो सेट उनसे पूछा था, आपसे मैं नहीं पूछने वाली, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप अभी उसका आंसर करोगे। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, चलो मैं आपको वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। हुएवर वांट्स टू आंसर प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट करके आंसर करना। हो सकता है मैं चैट की तरफ ना देखूं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एटलीस्ट ए बी सी इतना बोलने के लिए तो भी आप अनम्यूट करो। अगर आप उसमें भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर आज का सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, अगर आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करोगे देन मैं आज का सेशन अभी इमीडिएटली खत्म कर दूंगी। ओके, लेट मी शेयर द स्लाइड। Okay, I'm showing first 3 questions. It's very easy. सबने सॉल्व किए हैं ये सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट का ए। यस सिद्रा। मैम फर्स्ट का ही बोल रही थी। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड थर्ड, एनी गेसेस? थर्ड का सी। थर्ड का सी। ओके, सेकंड का सेकंड का डी। डी। गुड, ऑल आर करेक्ट। कोई एक्सप्लेनेशन किसी को लगता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? टिश्यू रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे। ओके अनुष्का, रिसीव्ड योर आंसर। ओके, ए डी सी सारे आंसर करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 3 सेट। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो देन यू हैव टू स्टॉप एंड आस्क मी। फोर का बी। बी। ओके, सही। ए का ए, सॉरी 5 का ए। ओके,
Okay, what about 6? Sujay, you can also answer. Sanskriti, Samiksha, Rutuja. You all have to participate at least. मैम आई थिंक 6 का बी. Okay. Everyone agrees? You are thinking right. सारे ऑप्शन सही हैं. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन को लेके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नो मैम. नो मैम. Let's move forward. Yes, Sidra, which one? मैम 7 मायोसिन सी. Okay. नाइन्थ बी. 9th B. Okay. एट का कंफ्यूजन है मैम. कौन सा लग रहा है आपको? सी डी नहीं है, ए या बी में से होगा. ओके, सो चांस लेके देखो, ए या बी में से कोई भी एक. ए. ओके. एनीवन एल्स? किसी और को लगता है कोई और ऑप्शंस इनमें से? मैम ए ही होगा. ओके. समीक्षा इज सेइंग 7th का डी. ओके. सो बच्चे, ये क्वेश्चन हमने ना लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. एंड इनमें से फेब्रिलर प्रोटीन कौन सा नहीं है? इलास्टिन है, कोलेजन है, ये तो आपको पता है, कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है. मायोसिन मसल का पार्ट है, बट स्टिल वो फाइब्रस प्रोटीन है, तभी वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. मायोसिन एंड एक्टिन कंबाइनली क्या करते हैं? स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी वो प्रोसेस, वो स्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है एज अ प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बन जाता है. सो उनको फाइब्रिलर प्रोटीन होना ही पड़ेगा, उनको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होना पड़ेगा. ठीक है, मसल फाइबर्स जिनको कहा जाता है. एल्ब्यूमिन ही एक है जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व्ड है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, और ये प्लाज्मा कंटेंट बनाते हैं. तो एल्ब्यूमिन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. उसकी थिकनेस, विस्कस जो नेचर है ब्लड का, वो एल्ब्यूमिन बनाता है. या फिर रेस्ट ऑफ द अदर प्रोटीन सिंथेसिस या एंजाइम्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो एल्ब्यूमिन पूरा करता है. सो एल्ब्यूमिन इज नॉट फाइब्रस प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन. कनेक्टिव टिश्यू का प्रोटीन ये भी है, but it is not a fibrillary protein. Okay, so the right answer is D here. दूसरा, रुचिर, you are right. Phallic gland is not part of female reproductive system. ये मेल का important part है जो सीमेन प्रोड्यूस करवाने में इन्वॉल्व है. ओके, phallic gland. Then सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जब हम न्यूरल टिश्यूज पढ़ रहे थे, आपको क्लियरली बताया था माइलिन शीथ यानी इंसुलेशन जो है वो 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, श्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. आपको टेबल बनाया था, न्यूरल टिश्यूज को ऐसे डिवाइड करवाया था 2 पार्ट्स में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जहाँ पे न्यूरॉन्स की चेन होती है, वहां पे श्वान सेल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे श्वान न्यूक्लियाई और ये सब प्रेजेंट है, तो वो प्रोड्यूस करेंगे. बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. सो यहाँ पे इसका राइट आंसर इज सी. अब ये भूलना नहीं. ओके, सो दोनों चीजें माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती हैं, ओलिगो सीएनएस के लिए और श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए. ये डिफरेंस है. ओके, एनी डाउट्स इनमें से और किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन? नो मैम. Okay, let's move ahead.
मैम 11th A निडारिया. ओके 11th A. मैम 12th A. ओके व्हाट अबाउट 10th? C. 12th Okay. का आई थिंक बी है. 10th का B. 12th 12th का B लग रहा है. ओके एंड 10th का C लग रहा है. ओके लेट्स डिस्कस दिस. बोलो रुचिर, आप कुछ कह रहे हो, कोई ऑप्शन? 10th का A. 10th का A. ओके ये संस्कृति. मैम 11th का सी होगा ना, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिंथिस थे. ओके चलो, यानी तीनों ही क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है. चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं इनको. क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, एपोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने पढ़ा है, हमने स्पेशली एक दिन लिया था ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ने के लिए. सो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोड ऑफ सिक्रीशन के हिसाब से इनके भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं. उनमें से एक है एपोक्राइन. एपोक्राइन में बेसिकली क्या होता है? एपो यानी एपिकल पार्ट, सो दिस इज द एपिकल पार्ट. तो वो क्या करते हैं, गॉबलेट सेल्स के एपिकल रीजन पे जो भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, मे बी हार्मोन्स, एंजाइम्स, जूसेस जो भी होंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड देन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिस्चार्ज होते हैं. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा भी बाहर आ जाता है. दिस इज द फंक्शन जो एपोक्राइन सिक्रीशन में होता है. सो द राइट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नहीं याद आ रहा है तो फिर से एक बार ये कॉन्सेप्ट देखना है, बट इट इज इंपॉर्टेंट. ग्लैंडुलर आपको तभी कहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन स्यूडोसिलम. बच्चे स्यूडोसिलम निमाटोडा यानी एस्केलमिंथिस की वन ऑफ द यूनिक कैटेगरी है. उसके बाद एस्केलमिंथिस के बाद सीलम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. निडेरियन में तो होगा ही नहीं. निडेरियन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो असिलोमेट है. पहले तो डिप्लोब्लास्टिक भी है और मेसोडर्मल लेयर वैसे ही नहीं है. तो अगर मेसोडर्मल लेयर नहीं है तो नॉर्मल सीलम छोड़ो, स्यूडोसीलम वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा. ओके सो राइट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 11. देन क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ. बोल रहे हैं बॉडी ऑफ अ टेपवर्म इज स्यूडो सेगमेंटेड. इट अपीयर्स, बाहर से लगता है एक्सटर्नली कि उनकी बॉडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बट इंटरनली एक्चुअली वो डिवाइडेड नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि टेपवर्म बिलोंग्स टू प्लैटीहेल्मिन्थ्स यानी फ्लैट वर्म, जिनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं. तो उनकी बॉडी में डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट ही नहीं है. तो अंदर कोई जगह सेगमेंटेशन छोड़ो, उनके पास हार्डली ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये रीजन की वजह से उनका बॉडी इज सूडो सेगमेंटेड. सो इट अपीयर्स, ऑलवेज अपीयर्स फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट की वो डिवाइडेड है, बट इट्स एक्चुअली नॉट. ओके, एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द 3 क्वेश्चंस? कोई एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट है? यस मैम 10th में Metamerically segmented means सॉरी मैम metamerically segmented means मेटामेरिकली मीन्स ट्रू सेगमेंटेशन. मेटामेरिज्म को ही सेगमेंटेशन बोलते हैं, उसका एक अलग फॉर्म है. दैट इज द अनदर लैंग्वेज. okay. यस 10th में जो फर्स्ट ऑप्शन था सेल्स रिमेन इंटैक्ट, तो वो भी तो होता है ना मैम एपिक्राइन हाँ में. राइट करेक्ट, आप सही बोल रहे हो, बट उससे भी ज्यादा करेक्ट मीन्स उससे भी ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको
ऑप्शन सी में मिल रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ऐसा लगेगा कि दो ऑप्शन राइट है, आपको क्या चूज करना है, कॉन्सेप्चुअली या इन डिटेल कौन सा वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, यानी उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन किस में ज्यादा है। आप जो ऑप्शन नंबर ए है, कोई भी पहला ऑप्शन देखेगा तो एपोक्राइन देखते ही ये पर्टिकुलर ऑप्शन टिक कर देगा। बट ये भी पार्ट है, ये भी उतना ही सही है कि ड्यूरिंग जब वो सेल रप्चर होता है और उसमें से प्रोडक्ट सिक्रीट होता है तो थोड़ा साइटोप्लाज्मा जरूर लूज होता है। नॉट सेइंग, ये लाइन कही नहीं रही कि पूरा का पूरा सेल लॉस होता है या पूरा का पूरा सेल डेथ होता है, ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ कह रहा है एपिकल साइटोप्लाज्मा इज लॉस्ट। ठीक है, दैट टू पार्ट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्मा, इट्स नॉट कंप्लीट एपिकल साइटोप्लाज्मा। ओके, सो ये ज्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज द रीजन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी अभी और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि बहुत सारे 2 या 3 ऑप्शंस कभी कभी करेक्ट लगते हैं, उनमें से आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन किसमें दिया है फिर वो चुनना पड़ता है। ओके, या उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो चुनना पड़ेगा, इसके लिए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन सी है। अंडरस्टूड रुचिर? यस मैम। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। यस संस्कृति। 15th का बी। 15 का बी। मैम 14 का ए। 14 का ए। व्हाट अबाउट 13? सबसे इजी तो यही क्वेश्चन है एक्चुअली 14th और 15th के कंपैरिजन में। 13th का बी। ओके, एनीवन एल्स? ऐसा लग रहा है कोई और ऑप्शन होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का? यस मैम 14th का सी होना चाहिए। ओके, 14th का सी होना चाहिए। के अलावा बाकी सब सही है? 13 का डी। 13th का डी। ओके ओके, चलो ये सारे क्वेश्चंस बच्चे हमने सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप पुराने इसमें जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रा एक्चुअली कंपल्सरी मेड्यूसा कंपल्सरी पॉलिप स्टेज में रहता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेड्यूसा स्टेज, यानी मेड्यूसा मींस मोटाइल स्टेज, अम्ब्रेला लाइक स्टेज, किनके पास मोटाइल स्टेज नहीं होता है। सो हाइड्रा। अब मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी पार्ट विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो इससे क्या होगा, आपके डाउट्स जो हैं वो अभी के अभी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अबाउट
ओके, चलो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग मेड्यूसा स्टेज। ओके, अभी ऑप्शन जो है, ऑप्शन फर्स्ट इज, वेट मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, सो ऑप्शन ए जेलीफिश, ये तो कंपलसरी मेड्यूसा स्टेज है। हाइड्रा, ओके, हाइड्रा होता है जो पॉलिप स्टेज में रहता है, एक्चुअली वो कभी मेड्यूसा स्टेज में फॉर्म नहीं होता। दूसरा ओबेलिया भी है, और तीसरा फोर्थ इज कोरल्स। अभी देखो, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। हमारा आंसर यहीं पे कहीं ना कहीं होगा ही होगा। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस अभी निडेरिया के तीनों क्लासेस आप ध्यान से देखो, हाइड्रो, साइफो एंड एंथो। ये तीनों क्लासेस में हाइड्रा, जो हाइड्रोजोआ है वो कौन सी कैटेगरी है? इधर पॉलिप ओनली और पॉलिप एंड मेड्यूसा बोथ। ठीक है, वेरी फ्यू शो मेटाजेनेसिस, यानी उनके बीच का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत वेरी फ्यू शो दैट। देन साइफोजोआ, साइफोजोआ कह रहा है कि कंपलसरी जो है वो मेड्यूसा फेज ही रहेगा। देन एंथोजोआ मींस रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिप लार्जेस्ट क्लास। अभी इसमें कोरल्स आ रहे हैं। ओके, सो हमारा कंफ्यूजन हाइड्रा एंड, मतलब हमारा कंपटीशन जो है वो हाइड्रा एंड कोरल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। ओके, सो आप लोगों को डाउट होगा कि अब इनमें से हम किनको राइट आंसर चुने। ओके, टेल मी, आप लोगों का पर्सपेक्टिव बताओ, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के हिसाब से? हाइड्रोजोआ उस कैटेगरी को होना चाहिए, यानी हाइड्रा को होना चाहिए, कि कोरल्स को होना चाहिए? कोरल्स। Okay, how many of Coral. you are supporting corals actually? Because I also thought about it, corals, because इसमें compulsory polyp condition है, no doubt. Hydra खुद एक खुद जो है वो हमेशा polyp stage में ही रहता है, वो medusa stage में नहीं आता. But because of the category और उसके classification की वजह से वो ऐसे group में आता है, ऐसे class से belong करता है, जिसमें कि दूसरे organisms medusa stage represent करते हैं. दैट इज वाई हम इस पर्टिकुलर केस में कोरल को राइट आंसर कंसिडर करेंगे, जबकि लास्ट टाइम मैंने अलग एक्सप्लेनेशन दिया था, बट आई वांटेड टू करेक्ट दिस वन। ओके, सो कोरल्स को हम राइट आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट, चलो मैं अब इंसेक्ट भी आपको दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पे क्लास इंसेक्टा दिख रहा है, दिस वन एरो जहाँ पे है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। आपके साथ? ओके, हाँ, ठीक है। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है 3 पेयर ऑफ लेग्स। इंसेक्टा जो है वो फेमस ही है अपने सेट ऑफ लेग्स की वजह से, क्योंकि आर्थ्रोपोडा की जो क्लासेस हैं वो डिवाइडेड हैं बेस्ड ऑन देयर बॉडी सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ लेग्स। ओके, सो दे आर एक्चुअली फेमस ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग्स। कहीं एंटीना के बारे में पूछा? एंटीना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रेजेंट है, सी क्रस्टेशियंस में भी है एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी हैं। देन बट यहाँ पे क्या हो गया, उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज द नंबर ऑफ लेग, वो वेरी कर रहा है हर क्लास के हिसाब से। और इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या है? हेक्सापोडा। हेक्सा मीन्स 6, तो 6 लेग के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज आपके ऑप्शन में दी हुई है, which is about 3 pair of legs. Okay, so your right answer will be B. Okay, ये हो गया। Then starfish कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? गाइनोडर्माटा। राइट, तो चलो ये गाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाती हूँ मैं। ओके, इकाइनोडर्मेटा में हमने वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था वाटर वस्कुलर सिस्टम एक्चुअली किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस। लिखा वाटर वस्कुलर सिस्टम कहाँ लिखा है?
ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अभी इनका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। मींस उनमें चाहे न्यूट्रिशन रिलेटेड वर्क हो, लोकोमोशन रिलेटेड वर्क हो, वो सारे की सारी चीजें इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर वस्कुलर सिस्टम। आप लोगों ने ये सारी चीजें खुद पढ़ी हैं, एवरीथिंग यू हैव आंसर्ड मी राइट एट दैट टाइम। अभी कैसे गलत हो गया? सो यहाँ पे भी स्टारफिश के केस में आप फीट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? उनके फीट तो होते ही नहीं है, ये उनके बॉडी के सेगमेंट्स हैं, उनके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हैं जो डिवाइडेड है, दे आर नॉट फीट। तो वो फीट नहीं है तो वो मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम की वजह से वो मूव कर पाते हैं और उनके में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। ओके, देन दिस इज द, यू कैन कंसिडर इट एज वन ऑफ द राइट आंसर। दूसरी चीज, जिसने फीट बोला, आई अंडरस्टैंड, आपको लगा ट्यूब फीट। अगर यहाँ पे ट्यूब फिट लिखा होता ना तो वाटर वस्कुलर सिस्टम की बजाय आप बी आंसर कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। बट वहां पे ट्यूब फिट नहीं दिया है। दूसरा टेक्निकल राइट ऑप्शन आपको सी ही है आपके पास, क्योंकि वाटर वस्कुलर सिस्टम एक्चुअली ट्यूब फिट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन रियलिटी फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर पाता है। अगर वो चीज वहां पे मेंशन्ड होती ट्यूब फीट तो वो परफेक्ट राइट आंसर होता, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट। वो आंसर लिखा ही नहीं है, वो नहीं है। तो हमारे पास उसके बाद जो सेकंड क्लोजेस्ट आंसर है दैट इज वाटर वस्कुलर सिस्टम। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? यस मैम। ओके, सो दिस इज द वे आपको आपके मॉड्यूल को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सिक्सटीन सी। ओके, सेवनटीन्थ सी। एटीन्थ बी। बी या डी? बी? बी बी बी। बी बी। ओके, एनीवन एल्स? किसी को लगता है इनमें से कुछ भी इनकरेक्ट है? एक्चुअली ऑल आर करेक्ट। ओके, और एक चीज, लिटरल लाइन सिस्टम सबको याद है? वो सिस्टम एग्जैक्टली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस मैम। यस, व्हाट इट इज? टू कंट्रोल द वाटर प्रेशर। गुड। तो बेसिकली वाटर प्रेशर, अंडर वाटर जो भी प्रेशर बिल्ड होता है उसको सेंस करने के लिए उनका वन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स का वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी सिस्टम। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस, एनी एक्सप्लेनेशन कोई एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी क्वेश्चन में? इजी है आई गेस? यस मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन। फास्ट हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 19th A। ओके, 20 A। ओके, ये एग्जांपल बेस्ड है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है 21 में। 21th B। ओके, ओके, किसी को लग रहा है कोई भी क्वेश्चन में कुछ गलत है? एनी ऑफ द क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एब्सोल्युटली करेक्ट। 21 बच्चे स्पाइरोगायरा भूल गए? स्पाइरोगायरा की कंडीशन जो थी दैट इज आइसोगेमस कंडीशन एंड नॉन फ्लैजिलेटेड।
नॉन फ्लैजेलेट भले ही ना लिखे, आइसोगैमस मेंशन कर दिया तो भी मींस इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से स्पाइरोगायरा, आइसोगैमस कंडीशन के लिए सबसे फेमस एग्जांपल इज आइसोगायरा, सॉरी स्पाइरोगायरा ओनली. ओके, सो द राइट आंसर इज ए हियर. ये डायरेक्टली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसको जितने एग्जांपल्स याद होंगे उनके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है, अगर आपको ध्यान है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो. ओके, बाकी सारे स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं. 8 ciliated comb, everyone understands कि वो उसका मीनिंग क्या है. उसके अलावा यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है. चलो नेक्स्ट पार्ट. यस, मैम मे आई? यस, 22 का ए. 22 का ए. अक्षता, अगर आपको इन प्रोसेस कोई डाउट आ रहा है या फिर एनी अदर टॉपिक जिसमें आपको लगता है, दिस इज द टाइम यू कैन आस्क. दिस इज द डाउट सेशन ओनली, बट अभी 1 by 1 आपको कोई डाउट है आप पूछ लो. मैं मेरे लेवल पे आपको सारे टॉपिक का एक फास्ट क्विक रिविजन टाइप करा रही हूँ. द ओनली वे, इजीएस्ट वे इज थ्रू क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं. दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेकिंग क्वेश्चंस. मैम यस, 23 का सी. ओके. मैम 24th का बी, because protonema is young gametophyte and gametophyte was haploid. Okay, good. So any of the questions जो लग रहा है कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है उसमें? ओके, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 22 है बेसिकली उसका क्या है कि उसके केस में प्रोथैलस बोला है. प्रो मींस पहले, थैलस मींस कॉमन बॉडी, जिसमें कि डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते. अभी टेरिडोफाइटा का जो यंग फेज है, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में आ रहा है, दैट स्टेज इज प्रोथैलस. क्यों उसे प्रोथैलस कह रहे हैं? वो फोटोसिंथेटिक भी होता है. उसके पीछे रीजन ये है कि टेरिडोफाइटा डिफरेंशिएट होता है जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. बट जब यंग रहता है तब डिफरेंशिएटेड नहीं रहता, वो एक थैलस की तरह दिखता है. दैट इज द रीजन वो स्टेज को प्रोथैलस कंडीशन कहा जाता है. सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर. व्हाई नॉट ए? ओके, अभी ए का स्टेटमेंट आप पढ़ो. स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स. बट द थिंग इज, टेरिडोफाइटा में तो थैलस होता ही नहीं है, बिकॉज उनके पास डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट हैं. सिर्फ हाँ, उनका यंग फेज या जुवेनाइल कंडीशन जरूर होती है जिसको प्रोथैलस कहते हैं, क्योंकि उस स्टेज तक डेवलपमेंट हुई नहीं होती. इसीलिए थैलस जो है वो एक एडल्ट डेवलप्ड बॉडी को डेजिग्नेट किया गया है, प्रोथैलस डेवलपिंग बॉडी को डेजिग्नेट किया गया है. जिनमें भी रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते उनकी बॉडी को साफ साफ हम थैलस बोलते हैं. ये किनके पास है? फंगस के पास है, एल्गी के पास है, और मॉस छोड़ के बाकी ब्रायोफाइटा की बॉडी को हम कहते हैं. बट टेरिडोफाइटा में नॉर्मल उनकी प्लांट बॉडी हो जाती है, और प्लांट बॉडी जो डेवलप होती है तो उसके पास सारे ऑर्गन्स रहते हैं, तभी तो उनके पास मस्कुलर सिस्टम भी डेवलप होता है. सो प्रोथैलस इज द डेवलपिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज द रीजन अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स. ये आप बोलते हो फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में आया है. जैसे ही वो नॉर्मल एडल्ट हो जाएगा, उसके सारे पार्ट्स डिफरेंशिएट होने लगेंगे, प्रॉपरली डेवलप होने लगेंगे. That's why C is the
right answer. We have solved this question already. एक बार फिर से आपका ये क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट फिर से देखना. देन क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट है. प्रोटोनिमा ऑफ मॉस. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट ही था. लेट्स मूव अहेड विथ अनदर क्वेश्चन. Yes. Who will answer which one? मैम 25th का बी है. 25th का बी. ओके. 26th also B. B. Okay. 26th also B. ट्वेंटी-सेवन का सी. ओके. ओके, सारे आंसर सही हैं, बट क्वेश्चन नंबर 27 मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है. कैन एनीवन गिव मी लिटिल एक्सप्लेनेशन? इसका आंसर ना पुराने वाले क्वेश्चन में छुपा हुआ है, प्रोथैलस से. बेसिकली क्या होता है, क्यों हम टेरिडोफाइटा के जनरेशन को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं? रीजन इज कि जब उनका गेमेटोफाइटा डेवलप होता होता है तो वो प्रोथैलस कंडीशन में होता है, यानी उनके पास एक नॉर्मल थैलस लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ राइजोइड्स हैं जो डेवलप्ड रहते हैं. एंड धीरे 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 वो क्या होता है, एडल्टहुड में जाता है, और जब वो ट्रांजिशन हो रहा होता है तब वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में आ जाता है, यानी स्पोरोफाइटा कंडीशन में जब आता है तब जाके उसके पास डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज ऑल्सो द रीजन टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है, स्पोरोफाइट. तो क्या तो इससे हमें क्या समझ में आया, बेसिकली क्या हो रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो ओवरऑल मींस इंडिपेंडेंटली वर्क करती है. हर एक क्या बोलते हैं कि फेज में उनकी पूरी की पूरी बॉडी पार्टिसिपेट कर रही है. रेस्ट अदर सिचुएशन में क्या होता है, उनके प्लांट में एक डेडिकेटेड सेंटर है या एक डेडिकेटेड रीजन है जो डेवलप होता है एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड देन वो अपने स्टेजेस चेंज करवाते हैं. सो उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा रहती है, यानी उसी स्ट्रक्चर में उन्हें सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एंजियोस्पर्म में देखा था, उनके पास ओवरी है, वहां पे पॉलिनेशन होगा, तो सीड फॉर्मेशन तक, फ्रूट फॉर्मेशन तक वो जो ट्रांजिशन होता है वो उसी प्लांट में वो चीज अटैच्ड है, एंड उसी ऑर्गन में वो चीज प्रेजेंट रहती है टिल जब तक नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपरली बन नहीं जाता. सेम विथ ब्रायोफाइटा ऑल्सो. तो उनका जो क्या बोलते हैं कि आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया कन्वर्ट हो जाता है इनटू फुट सिटा एंड कैप्सूल. आप लोगों ने उसका गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पढ़ा है, अब वो याद करो. तो आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे मियोसिस होता है स्पोरोफाइट में. तो स्पोरोफाइट कहीं दूसरी जगह नहीं हो रहा है, उधर ही हो रहा है. प्लस वो पर्टिकुलर स्टेज यानी गेमेटोफाइट का गैमीट या उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Here in Pteridophyta, whole body is changing or shifting. Gametophyta condition में उनकी बॉडी यंग होती है, डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं रहता है, एंड स्पोरोफाइटा में वो डेवलप हो जाती है, और स्पोरोफाइटा में पूरे के पूरे प्रोसेसेस इनिशिएट होते हैं, इसीलिए वो डोमिनेंट है. यही रीजन है कि दे आर इंडिपेंडेंट
from each other. Both the phases are independent from each other. Understood? ये concept समझ में आया about independent alternation? Yes. और गैमेटोफाइटा एंड स्पोरोफाइटा बच्चे ध्यान से आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. अगर कोई डाउट है तो आस्क मी वन मोर टाइम, आई विल एक्सप्लेन. रीजन इज ये एंड तक इससे रिलेटेड घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अभी नहीं, ऐसे फॉर्म में नहीं आएगा, किसी और फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, आते ही जाएंगे. और वो क्वेश्चंस जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोगों से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि गैमेटोफाइटा क्या है एंड स्पोरोफाइटा क्या है. सो प्लीज मेक इट अंडरस्टैंड and be very clear. Let's move on to next 3 questions. Yes. Okay, अनुष्का को लग रहा है 28th का डी. थर्टी का सी. What about 29? आई थिंक 29th का ए होना चाहिए. Okay. चलो, मैं ये तीनों क्वेश्चंस आपको, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है बट हाँ मैं लास्ट टाइम जरूर समझा रही हूँ. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको क्लियर करने हैं. 2 चीज है बता रही हूँ, स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफिल वर्ड के ट्रू मीनिंग. स्पोरेंजियम इन द सेंस द पाउच या वो चेम्बर जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्पोर्स या गैमीट्स या यूनिट, बेसिक यूनिट या जर्म सेल्स, ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं. तो कैरिंग बॉडी जो होती है दैट इज स्पोरेंजियम. स्पोरोफिल एंटायर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज स्पोरोफिल. तो जब हम फंगस पढ़ रहे थे या जब हम लोअर एनिमल्स पढ़ते थे, स्पोरोफिल डिनोट करता था पूरा स्टॉक, मींस स्टॉक प्लस स्पोरेंजियम, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड स्पोरेंजियम डिनोट करता था द पाउच, जहां जो कैरी करता है कैप्सूल, जिसको आप कहते हो अदर लैंग्वेज में, जो कैरी करता है स्पोर्स को. ये 2 डिफरेंस है. इसको याद करने को इसलिए बोल रही हूँ, इंटरचेंजेबली कॉन्सेप्ट थियरी में यूज होता है, एमसीक्यू में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि ये बारीक एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही स्मॉल पॉइंट है, और स्मॉल पॉइंट की वजह से इग्नोर हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ये आप ध्यान रख लो और लिख लो कहीं पे. तो यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ. क्या कह रहे हैं? ओव्यूल इज द इक्विवेलेंट ऑफ. अब आपको बताया था एंजियोस्पर्म में जब डबल फर्टिलाइजेशन समझा था, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, उसके पास एग है, सेंट्रल सेल्स हैं, और एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड्स हैं, ये सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट है. यानी मेगास्पोर मदर सेल का मैच्योर्ड वर्जन प्रेजेंट है इन ओव्यूल, राइट. उनके पास डिफरेंट हैप्लॉइड गैमीट प्रेजेंट है. तो वो क्या हो गया, ओव्यूल इज अ पाउच नाउ. सो दैट पाउच विच इज कैरिंग ऑल काइंड ऑफ जर्म सेल्स, दैट इज ओव्यूल. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम. 28th का आंसर इज ए. दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पेल of angiosperms are equivalent to.
कार्पल्स किसको बोलते हैं? पूरे के पूरे फीमेल ऑर्गन को, यानी गाइनोशियम को ही कार्पल बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में। तो कार्पल्स में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है। सो दैट पार्ट विल बी इक्विवेलेंट टू स्पोरोफिल। दैट इज वन थिंग। देन क्वेश्चन नंबर 30 तो सही है। मेल गैमेटोफाइट, अभी मेल गैमेटोफाइट हो गया, इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलिन ग्रेन, क्योंकि पोलिन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? दो गैमीट प्रेजेंट है प्लस एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वो गैमीट नहीं है, गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है मेल गैमीट का। इस चीज को, मेल गैमेटोफाइट को स्पोरेंजियम भी अगर बोल देंगे तो भी राइट आंसर विल बी सी। और मे बी यू कैन से राइट आंसर एंथर हो सकता है उस टाइम पे। अगर स्पोरेंजियम कह रहे हैं तो राइट आंसर एंथर हो जाएगा, क्योंकि स्पोरेंजियम टेक्निकली देखें तो एंथर सारे पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल को कैरी करता है, जो फर्दर मेच्योर होता है और मेच्योर होके पोलन ग्रेन्स बनाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस। कभी कभी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपके सब्जेक्टिव के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज कर सकते हो, उतना मार्जिन पे कोई भी माफ कर देगा और सब लोग समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो जब आप थियरी लिखते हो तब। बट एमसीक्यू में ये जो बारीकी बात, मतलब ये जो बहुत स्मॉल पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं। कभी कभी वो एज अ वीकनेस यूज करके आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि फिर आप लोग थोड़े से डाउटफुल हो जाओ और गलत आंसर कर दो। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफिल? Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट्स इस चीज कॉन्सेप्ट को लेकर? No. Okay, let's move on next. ओके, ये सेल थियरी से रिलेटेड है, सेल साइकिल से रिलेटेड है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बता देती हूँ। देखो, साइंटिस्ट के नाम है अब। हु प्रपोज द सेल थियरी? बेसिकली किन्होंने प्रपोज किया? सो सिंगर एंड निकल्सन, ये दो इंपॉर्टेंट पीपल हैं जिन्होंने एक्चुअली सेल थियरी प्रपोज की थी। देन क्वेश्चन नंबर 32, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा, हमने 9th-10th में कभी पढ़ा होगा। Cell theory proposed by Skeldon and Shawn. बच्चे, सिंगर एंड निकोलसन। सेल थियरी इज प्रपोज्ड बाय, oh sorry, no, you are right, Schwann and Sladen, correct, that is proposed by Schwann and Sladen. And 32, who proposed the cell division of pre-existing cells? Rudolf That is Virchow. Robert Brown. correct. नहीं, Rudolf Virchow बच्चे, B. right, B is the right answer. Okay, then this question number 33, क्या कह रहे हैं? राइबोसोम with a single molecule means more than one ribosome with a single molecule of messenger RNA complex, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है पॉलीजोम। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को पॉलीजोम बोला जाता है, बट आपने वो थियरी डिटेल में नहीं पढ़ी है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको वो चीज समझ में आएगी। मैं कुछ और सैंपल क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ कि और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स पता हो। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर कर सकते हो इसको? ओके, इसका राइट आंसर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक्चुअली वहां पे डार्क रिएक्शन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 35, ट्राई करो। B. सेंट्रियोल, करेक्ट, B. राइट। जहां भी स्पिंडल फॉर्मेशन होगा वहां पे सेंट्रियोल आ ही जाता है वैसे भी। देन क्वेश्चन नंबर 36, D. नहीं बच्चे, न्यूक्लियस तो उसके सराउंडिंग Lysosome. Sorry. A. A. Okay. What about nucleolus? This part. Actually, nucleolus क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर का रीजन है, that is nucleolus.
और वो रीजन हेल्प करता है राइबोसोम सिंथेसिस में। जब राइबोसोम फॉर्मेशन हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हेल्प करता है न्यूक्लियोलस। सो इट इज अ रीजन ऑफ अ न्यूक्लियस। सो वो टेक्निकली एक ऑर्गेनल है ही नहीं, तो वो मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट भी नहीं होगा। बाकी सबके पास डिफाइंड मेम्ब्रेन्स हैं। लाइसोसोम, और क्यों आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है लाइसोसोम्स में, सो ये यूकैरियोटिक सेल का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स फेमस ही अपने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के लिए। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। ये क्या करता है, सारे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। ओके, आई विल शो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 37 question is very easy, you all can answer. 37 का B. Correct. Uh, 38 का B. 38 का B, okay. Explanation बच्चे, कुछ आइडिया है इसके बारे में? Because एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी बॉडी आते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आते। करेक्ट। बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, जो कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं ना, मींस वन बाय वन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करके कहाँ पास ऑन करता है, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज अपना काम करके कहाँ पास ऑन करते हैं, लाइसोसोम्स। इस तरीके से सारी चीजें पास ऑन होती है। वो जो फूड पूरा का पूरा बन जाता है तो स्टोरेज के लिए कहाँ चला जाता है, वैक्यूल के पास। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस वर्क और कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं। क्लोरोप्लास्ट उनमें आता नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। वो उनके तरह कोऑर्डिनेटेड वर्क नहीं करता। सो क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, chloroplast and mitochondria are not the part of, basically majorly chloroplast and mitochondria एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है। सो जो कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, जिनका मींस जिनका वर्क दूसरे पे डिपेंडेंट है, और एक फ्लो में अगर काम स्टार्ट हुआ तो दूसरे को खत्म करना ही करना है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39। A. Okay. No, yes, Sean, ये A. A, correct. Yes, Vedant. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Okay. चलो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक एवरीवन कैन आंसर। मोनेरा सबने अटेंड किया है। यही रीजन था कि मोनेरा के टाइम पे मैंने आपको सेल बहुत डिटेल में पढ़ाया था। D. Glycocalyx. ओके, डी। A. 41A. ओके, 41 का बी। किसी को बी लग रहा है? ओके ओके No. अक्षता, सो 41 बी, Protein लेट्स सी। synthesis by rough endoplasmic reticulum. 42A. 42A। ओके, सो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लाइकोकैलिक्स इज करेक्ट, बट ग्लाइकोकैलिक्स से भी करेक्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइम लेयर। जब ग्लाइकोकैलिक्स, यस, ए इज द राइट आंसर। सो जब भी ग्लाइकोकैलिक्स एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड होते हैं, वो चीज स्लाइम लेयर बन जाती है। अगर वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, तो वो कैप्सूल बन जाती है। याद आ रहा है, कैप्सुलेटेड, डीकैप्सुलेटेड। मोनेरा के टाइम पे हमने बैक्टीरिया में इसे डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो इसका राइट आंसर विल इज स्लाइम लेयर। अगर ये पूरे ऑप्शन में स्लाइम लेयर होता ही नहीं तो ग्लाइकोकैलिक्स आप कंसिडर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पे स्लाइम लेयर दिया हुआ है, इट इज मोर प्रिसाइज्ड आंसर नाउ, दैट इज द रीजन ए इज द राइट आंसर।
41 एंड 42 मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, राइट आंसर इज ए एक्चुअली। मैं अभी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इससे जुड़े हुए हैं और हमने अभी तक वो चैप्टर नहीं किया है, तो आपको बीच बीच में मैं सिर्फ मेमोराइज करने के पर्सपेक्टिव से आपको ये क्वेश्चंस नहीं दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स में अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो उनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट पे आप आंसर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। Okay, let me show you next questions if you would like to guess. मैम 43 का ए। Okay.45A, I think. 45A. Okay. (44). Okay, Akshata, right. 45A. What about 44? ओके, 44 का भी ए है। क्यों है, मैं इसका आंसर देती हूँ। वो पूछ रहा है विच प्लास्टिड इज नॉट इंक्लूडेड एज अ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड क्रोमोप्लास्ट हम किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि एक्चुअली पिगमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर और भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं अदर देन पिगमेंट्स जो कंबाइनली फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एंथ्रोसायनिन, ज़ैंथोफिलस, कैरोटीन एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट में इंक्लूड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को इनमें काउंट नहीं किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर ए वेरी क्लियर आंसर है इसका। 45 का ए क्यों है वो बताती हूँ। लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग, वो क्या करते हैं, सारे के सारे चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। सो हाइड्रोलेज एंजाइम जो है, यानी लाइसोसोम वाटर को यूज करता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और वाटर को यूज करता है एज अ कैटलिस्ट दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलेज, दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। सो दैट्स व्हाई इनमें सारे सबका आंसर ए है, ऑल ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। (48A). 48A. मैम 48. 48 का ये बोला है मैम उसने। ओके, 48A. मैम 47 का भी ए। (46D) मैम। 46D. Like a zygote, any cell of the body is capable of producing a new individual. इस कॉन्सेप्ट को टोटिपोटेंसी बोलते हैं। लाइक अ जाइगोट, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। जाइगोट की तरह अगर किसी सेल में ऐसी कैपेसिटी हो या कैपेबिलिटी हो कि वो एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल को कंप्लीट डेवलप करवा दे या प्रोड्यूस करवा दे, ऐसा सिर्फ जाइगोट ही कर पाता है,
एक जाइगोट से एक इंडिविजुअल ओवरऑल एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, हम सब जाइगोट से डेवलप हुए हैं। तो जाइगोट के अंदर क्या था, मल्टीपल पोटेंशियल, एक कैपेबिलिटी जिससे कि ओवरऑल इंडिविजुअल को डेवलप करवाया जा सकता है। वैसी ही सेम एग्जैक्ट कैपेबिलिटी किसी और सेल में भी आ जाए तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं टॉटिपोटेंसी। सो द आंसर इज ए। टॉटिपोटेंसी ये सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जनरल है। आई थिंक मैंने आप लोगों को इसके बारे में कभी शायद बात की है। टॉटी मीन्स मल्टीपल, पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल। तो कोई सेल में मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाने का पोटेंशियल हो गया तो उसे हम टॉटिपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इजी है, वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। 47 बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, इट इज द पावर हाउस। तो किसी भी सेल्स में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डिपेंड करता है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ज्यादा होंगे क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर वो एक्टिविटी कम हो गई तो ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम रहेगा। ओके, सो सीधा सीधा आंसर है उसका। ओके, देन कम टू ये लास्ट सेगमेंट, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, फिफ्टी हाँ बी 50 का बी बराबर है। व्हाट अबाउट 49? 49 बच्चे जबकि पढ़ाया है, 49 का आंसर करो, दैट इज वेरी इजी। ए कैप्सूल। करेक्ट। सो कैप्सूल हेल्प करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, दैट इज कैप्सूल। वो एक्चुअली प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट अटैक अगेंस्ट वायरस और एनी काइंड ऑफ अदर फेगोसाइट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखो, चलो मैच करने की कोशिश करते हैं हम कि एग्जैक्टली क्या क्या है। फर्स्ट इज कह रहे टिपिकल एनिमल सेल। ओके, टिपिकल एनिमल सेल मोस्टली क्या होगा, आपने जितने भी एनिमल सेल्स देखे हैं उसमें सिंगल न्यूक्लियस के बारे में देखा है और मल्टी न्यूक्लियस, वर कंसिडरिंग मल्टी। ओके, चलो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो सिंगल यूनी न्यूक्लियस होते हैं टिपिकल एनिमल सेल। ओके, नॉट स्पेशलाइज्ड। जाइगोट, जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं मोस्टली? 2 जाइगोट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होता है तो वो एक साथ बनते हैं। ओके, ये तो हो गया एक चीज। दूसरा, ह्यूमन आरबीसी, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। Nucleus is absent. देन प्लांट एंडोस्पर्म, एक ही ऑप्शन रह गया मल्टी न्यूक्लियस। यस, वैसे तो एंडोस्पर्म ट्राई न्यूक्लियस होता है, 3N है ना। एंडोस्पर्म जो है वहां पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, सेंट्रल सेल बाय न्यूक्लियस होता है और उसके बाद मेल गैमेट भी जाके फ्यूज हो जाता है। तो अगर टेक्निकली देखें तो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होते हैं वहां पे। सो प्लांट एंडोस्पर्म इज ट्राई न्यूक्लियस। कौन सा वाला ऑप्शन हुआ फिर? ऑप्शन ए। First. ए। सो ए इज योर राइट। A. टाइप के क्वेश्चंस आपके सेल यूनिट के आ सकते हैं। देखो, आपने अगर मोनेरा ध्यान से देखा है, वापस से बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी मोनेरा के लिए। दूसरा, ट्राई करो आप अच्छे से आपकी मॉड्यूल बेस्ड जो भी थियरी है उसको भी पढ़ने की कोशिश करो। पेपर इजी होगा अगर आज का आपने बिना पढ़े अगर किसी चैप्टर के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड एक्चुअली। अगर आप वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर कल तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो ऑलरेडी पढ़े हैं। वो चैप्टर्स 4 चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 4-5 चैप्टर्स एक्चुअली। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग मींस क्लास का मिनिमम स्कोर 200 से नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट्स माय एक्सपेक्टेशन। ये मैंने आपको मिनिमम मार्जिन दिया है। 200 से नीचे गया तो बच्चे सिचुएशन बहुत खराब है, फिर बहुत गड़बड़ है, फिर कुछ और करना पड़ेगा या फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे।
जो कि आपको भी इनकन्वीनियंट हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें छोड़ छाड़ के सिर्फ बायो पढ़नी पड़ेगी, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 200 से नीचे आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि उससे कम मार्क्स आने भी नहीं चाहिए, ठीक है। उससे कम लेवल आपका है भी नहीं, आपका लेवल उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। सो खुद पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो एंड चैलेंज योरसेल्फ कि इस बार हम इतना मार्क्स लेकर आएंगे। मीन्स मिनिमम मार्क्स शुड बी 200। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्कोर 280 प्लस, दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। जो बच्चे लास्ट टाइम 250 के अराउंड या 200 प्लस मैनेज किया था जिन्होंने, टुडे मींस इन दिस एग्जाम यू हैव टू टच 300, यू हैव टू टच, यानी 280 प्लस का टारगेट दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अगर अचीव कर सकते हो देन इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। मैं आपके टाइमिंग्स को लेकर काफी फाइट कर रही हूँ, तो आपके मार्क्स हेल्प करेंगे मुझे कि आप डिजर्विंग हो तो आपको और ज्यादा टाइम मिले, बेटर टाइम दिए, मोस्ट कन्वीनियंट टाइम आपको दिया जाए। ओके, सो बहुत सारी चीजें, अगर आप लोग प्रॉपरली एग्जाम दोगे प्रॉपर तरीके से और आपके अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपके फेवर में बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है। चलो मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी, हो गया वैसे ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके, सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, जब भी हमारी क्लास होगी तब मिलते हैं। बाकी आपके सब्जेक्टिव और कल का मेजर टेस्ट दोनों के लिए ही ऑल द बेस्ट। ओके, लेट्स मीट। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट एक्स्ट्रा। आप लोग आपके अटेंडेंस प्लीज भेज दो। ओके, अक्षता, फाइकोबिलिसोम्स एक्चुअली टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि थैलाकॉइड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कह लो फोटोसिंथेसिस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, दैट इज फाइकोबिलिसोम्स। अंडरस्टूड अक्षता? Yes. सारे एंजाइमेटिक, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम रिएक्शंस होते हैं ना, वो एंजाइम एक्शन रिएक्शंस में मींस उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाना, राइट एंजाइम्स राइट टाइम पे, उसमें वो हेल्प करते हैं। दैट इज द बेसिक पर्पस। ओके, आई गेस बाकी सारे बच्चों ने ऑलरेडी भेज चुका है। डन? और किसी को भेजना है? यू कैन स्टार्ट लीविंग वन बाय वन। आप लीव कर सकते हो, सो दैट पता चल जाएगा जिन बच्चों का बाकी है सिर्फ वही बच्चे सेंड करेंगे।